लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसफरिंग द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। बायोलॉजिकल सिस्टम में रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि इसी की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। और कोई तरीका नहीं है कि एक प्रोटोप्लाज्म की कॉन्टिन्यूटी बने सिवाय रिप्रोडक्शन के, एंड दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमेशा बिना गैमीट्स के होता है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं ये अनअल्टर्ड होते हैं। जो कैरेक्टर्स पेरेंट सेल में होते हैं वही कैरेक्टर अगली जनरेशन में आते हैं। इनमें ना तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन जनरेट होते हैं, ना ही इसमें जो जेनेटिकल वेरिएशंस वो पैदा होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी गैमीट ट्रांसफर की या क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं हुई है, जो कि मियोसिस की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। मियोसिस में जिसमें कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रॉसओवर करते हैं, जिसकी वजह से नए जेनेटिक कॉम्पोजिशंस बनते हैं। और ये जब नए जेनेटिक कॉम्पोजिशंस नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो वो नए जेनेटिक पैटर्न्स बनाते हैं। ये पैटर्न जो होता है यही जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन जनरेट करता है इंडिविजुअल्स में, एक जनरेशन से अगली जनरेशन के बीच में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी दैट वाज रिलेटेड विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज जो हमको बात करनी है दैट इज रिलेटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which always gametes are involved. Without gametes, this process is not possible. And that's because we need gametes, so that's why we need two types of the individuals, a male individual and the female individual. Or we can say an individual which can behave as an opposite sex. क्योंकि अगर हम बहुत primitive plants में बात करें, as in the case of the fungi, as in the case of the bacteria, or in the case of the yeast, where we can't differentiate the male and female individuals. So in those cases we believe that there is actually genetic variation, genetic difference, और वो दो different individual जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तब नए genetic patterns की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमेशा इनमें दो इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। वो दो डिफरेंट सेल्स होंगे जो आपस में फ्यूज करेंगे, जिसकी वजह से फिर जाइगोट बनेगा और वो नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करेगा। हायर एनिमल्स के केस में in most of the animals where the process of sexual reproduction is going on, in all those cases there is always two type of the individuals. One of the individual is called as male individual, other is called as female individual. जो जितने भी हार्ड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं या जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर हमेशा दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, एक मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई वी से during the sexual reproduction is the process which takes place by help of the gametes, यानी यहाँ पे एक मेल गैमीट होना चाहिए और एक फीमेल गैमीट होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होती है। It takes place always by help of the gametes, and gametes are formed in the reproductive organs. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद एडिशनल डिवीजन हो करके गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। वन ऑफ द कैटेगरीज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, यानी कि प्लांट हो या जो एनिमल्स हैं दोनों केसेस में हमेशा दो इंडिविजुअल्स होंगे, एक मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल, इसीलिए इनको यूनिसेक्सुअल कहा गया है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। प्लांट के केस में इसको हेटेरोथैलस भी कहा जाता है, बिकॉज दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनको हेटेरोथैलस कह देते हैं। और चूंकि इसमें दो तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं इसलिए कहा जाता है डायोशियस। डायोशियस मीन्स देयर आर टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए इनको यूनिसेक्सुअल कहें या डायोशियस कहें या इनको हेटेरोथैलस कहें। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं या तो वो मेल होते हैं या फिर वो फीमेल होते हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। So in this case, in the case of the unisexual organism, the male and female individuals are separate. Whereas other categories, that is called as bisexual. Bisexual animals or plants are those individuals where both of the sexes are present on the same structure or same organism.
तो वहां पर इस कंडीशन में चूंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है या एक ही फ्लावर है या एक ही प्लांट है या एक ही एनिमल है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोनोशियस, सिंगल इंडिविजुअल। यहाँ था डैशियस, टू इंडिविजुअल्स, यहाँ पर है मोनोशियस, दैट इज सिंगल इंडिविजुअल। द सिंगल इंडिविजुअल बियर्स बोथ ऑफ द सेक्सेस एंड द कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। इसे हर्माफ्रोडाइट भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट साइन को हम लोग इसमें से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही इंडिविजुअल एक साथ होते हैं, एक ही बॉडी पर होते हैं, so that's why it is called as hermaphrodite condition. Now the flowers, if we talk about the flowers, then flowers may be of two types. One of the category may be bisexual, जहाँ पे दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में मौजूद हैं और उनमें hermaphrodite कंडीशन होती है। और इसमें एग्जाम्पल में कॉमनली बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनमें की ये कंडीशन होती है। हमने दो कॉमन फॉर्म लिखे हैं, एक फैमिली मालवेसी और एक फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसको हम लोग कहते हैं पहले क्रूसिफेरी कहते हैं, तब उसे ब्रेसिकेसी कहते हैं। तो ये फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें के फ्लावर जो होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, पर कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा कंडीशन जाहिर है ये वाली हो जाएगी, ये वाली डैशियस कंडीशन होगी, इनमें मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो इसमें जो फीमेल फ्लावर जिसमें होता है उसको कहा जाता है पिस्टिलेट, और जिसमें मेल फ्लावर होता है उसको कहते हैं हम लोग स्टेमिनेट। स्टेमिनेट में स्टेमिन्स प्रेजेंट होंगे और पिस्टिलेट में प्रेजेंट होगा गैनीशियम। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने कुकुरबिट्स होते हैं, लौकी, तरोई, कद्दू, इन सब में जो होते हैं वो मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। फीमेल फ्लावर में फ्रूट बनेगा, जबकि मेल फ्लावर में केवल एंथर लोब्स बनेंगे। एंथर लोब्स में जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उन्हीं पॉलन ग्रेन्स से फर्टिलाइजेशन होकर के तब आगे की प्रोसेस होगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर यूनिसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमेशा मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल एक ही होते हैं। सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द एनिमल्स आल्सो। एनिमल्स के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एनिमल्स में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं दोज व्हिच आर बाइसेक्सुअल। इन केस ऑफ ciliates, some of the ciliates are bisexual. They form male gamete as well as the female gamete. Both of the gametes are formed on the same individual. Hydra में भी ऐसा होता है, कुछ और ciliates में भी होता है। इसके अलावा बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, दैट इज द फैटिमा, अर्थोन। अर्थोन बाइसेक्सुअल होता है, उसमें मेल गैमेट्स भी बनते हैं और फीमेल गैमेट्स भी बनते हैं, तो वो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन उसमें होती है। तो जो एनिमल जिनमें की एक ही एनिमल में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो जैसे प्लांट्स में होते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन में, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों तरह के गैमेट्स बनते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के गैमेट्स बनते हैं। तो उनमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो कि हम लोग कॉमनली जिसको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, दिखाई आप इजीली देखने को मिल जाता है, दैट इज द अर्थोन। इसके बाद अगर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, तो most of the animals are unisexual, that's why they have a male individual as well as the female individual. तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल इनमें अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल इंडिविजुअल जो है उनमें मेल गैमेट्स बनेंगे, उनमें टेस्टिस बनेगी, टेस्टिस में जो है वो गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, और दूसरी तरफ फीमेल इंडिविजुअल जो होगा उसमें ओवरी होगी और ओवरी में ओवम बनेगा। तो इस तरीके से ओवम हो या स्पर्म हो, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बनते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है, यहाँ पे तो हमने इसको कहा था पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, तो वहां कहेंगे मेल और फीमेल। मेल जिसमें मेल गैमेट बनेगा, फीमेल जिसमें फीमेल गैमेट बनेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है एनिमल्स के साथ में या फ्लावर्स के साथ में, आपने देखा होगा फूल हर मौसम में नहीं खिलता और हर जानवर हर मौसम में ब्रीड नहीं करता। ये जो ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है, ये जो फ्लावरिंग की प्रोसेस हो या ब्रीडिंग की प्रोसेस हो, ये एक्चुअली एनिमल की एनवायरमेंटल कंडीशंस की एडेप्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि जब कोई एनिमल ब्रीड करेगा तो उसको जो यंग वंस होंगे, उन यंग वंस को चाहिए सुटेबल कंडीशन ताकि वो सर्वाइव कर सके। अगर बाद में आने वाली कंडीशन जिसमें बच्चे पैदा हुए उस समय अगर आने वाली कंडीशंस डिफिकल्ट हो, हार्श हो, तो वो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल के जरूरी क्या है कि एनिमल के लिए कंडीशंस फेवरेबल हों। इसीलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सीजनल ब्रीडर्स, और वो सीजनल ब्रीडर्स में वो हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। उनमें ऐसे एनिमल्स होते हैं जो साल में कभी एक बार ब्रीड करते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं साल में 2 बार ब्रीड करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दोज वी हैव गॉट
those have gotten very strong adaptability और very good you can say the survival capability, उनके केस में क्या होता है कि दे आर पॉलीऑस्ट्रस कंडीशन, उनके केस में साल में कभी भी ब्रीडिंग हो जाती है। तो जब ब्रीडिंग सीजन आता है किसी भी एनिमल का, लाइक यू कैन से इन द केस ऑफ द डॉग, इन द केस ऑफ द कैट, इन द केस ऑफ द रैट एक्सेट्रा, इनमें जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस पीरियड को कहा जाता है ऑस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड। और जब साल में एक बार ब्रीडिंग होती तो उसे मोनोऑस्ट्रस कह देते हैं, साल में 2 बार ब्रीडिंग होती तो बायोऑस्ट्रस कहते हैं। But as in the case of the human beings, where throughout the life the breeding is possible, throughout the year the breeding is possible, and that's why इसमें जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है चूंकि हमेशा हो सकती है, जनवरी में बच्चे पैदा होते हैं, फरवरी में भी होते हैं, मार्च में भी होते हैं, नवंबर में भी होते हैं, दिसंबर में भी होते हैं, साल के 12 महीने में किसी भी महीने में भी बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि साल के किसी भी महीने में ब्रीडिंग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीऑस्ट्रस कंडीशन। और ये पॉलीऑस्ट्रस कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर मैन जो होता है इसने अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बेटर कैपेबिलिटी जनरेट की है। हम वाइल्ड एनवायरनमेंट में तो रहते नहीं हैं कि जहाँ हमको टोटल नेचर पे डिपेंडेंट हो, हम एक डोमेस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है ये एनवायरनमेंट की चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है। हम आर्टिफिशियली या नेचुरली अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि सर्वाइवल जो प्रोजेनी होती है उसका आसान हो जाता है। तो इसलिए ये पॉलीऑस्ट्रस एनिमल्स होते हैं। तो पॉलीऑस्ट्रस जो होते हैं दे कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेज इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो एक किसी एनिमल के जो लाइफ होती है उसकी लाइफ की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनमें जो पूरी अगर देखें रिप्रोडक्टिव साइकिल तो उसमें जो स्टेजेस होंगी उनमें पहली स्टेज जो होती है दैट इज द जुवेनाइल स्टेज। ये जुवेनाइल स्टेज वो स्टेज होती है जबकि एनिमल में गोनेडियल डेवलपमेंट हो रहा होता है पर एनिमल ब्रीडिंग के काबिल नहीं होता, या फ्लावर अभी बन रहा है पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो वो जुवेनाइल स्टेज हो जाएगी। तो एनिमल्स के केस में द स्टेज व्हेन एनिमल इज डेवलपिंग द गोनाड्स, डेवलपिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बट नॉट कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग। दूसरी स्टेज जो होती है जब ये गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं, द नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव स्टेज। एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है जब एनिमल रिप्रोडक्शन करने के काबिल होता है, जब उसके गोनाड्स मैच्योर हो जाते हैं और वो या तो स्पर्म फॉर्मेशन करना शुरू करता है या ओवम फॉर्मेशन करना शुरू करता है, या ओवम या स्पर्म फॉर्मेशन करने के कैपेबल हो जाते हैं, या वो ब्रीडिंग करने के काबिल हो जाते हैं, दैट इज द फेज व्हिच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि हम लोगों के केस में ह्यूमन बींग्स के केस से बात करें तो जो मेल और फीमेल में थोड़ा वेरिएशन होता है टाइमिंग का, मगर एवरेज हम लोग मानते हैं कि जो फीमेल्स होते हैं इनके केस में 9 to 11 ईयर्स गोनेडियल मैच्योरेशन का ड्यूरेशन होता है, और जो मेल होते हैं इनके केस में जो 11 to 14 ईयर्स के बीच का गोनेडियल मैच्योरेशन का फेज होता है। मगर इसके बाद फिर 18 और 20 एज तक जो है ये गोनेडियल मैच्योरेशन प्रॉपर्ली होता रहता है। ब्रीडिंग तो 12-14 के बाद पॉसिबल होती है, मगर परफेक्ट प्रॉपर ब्रीडिंग होती है दैट इज ओनली पॉसिबल आफ्टर द एज ऑफ द 22 और 20। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग मानते ही हैं कि जो पैदा होने से लेकर के और 8-9 साल या 10 साल या 12 साल या 14 साल की एज तक का जो फेज था वो जुवेनाइल फेज में आ गया, और इसके बाद जब वो एनिमल रिप्रोडक्शन करने काबिल हो गया दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। फिर रिप्रोडक्टिव फेज चलेगी, पर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या होता है कि एजिंग की प्रोसेस के बाद एक स्टेज वो आती है जब गैमीट्स बनना बंद होने लगते हैं, और जब गैमीट्स बनना कम होने लगते हैं या बंद होने लगते हैं तो उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सेंसेंट स्टेज। सेंसेंट स्टेज वो होती है जिस स्टेज में गोनेडियल मैच्योरेशन कंप्लीट हो चुका था, ब्रीडिंग हो चुकी थी, उसके बाद अब गोनाड्स नॉन फंक्शनल होते जा रहे हैं, अब ब्रीडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, तो दैट इज द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सेंसेंट स्टेज। तो ये स्टेज जो होती है इसमें एनिमल ब्रीड करने के काबिल नहीं बचता। जैसे ह्यूमन बींग के केस में बात करें तो यूजुअली मेल के केस में तो स्पर्म फॉर्मेशन काफी अरसे तक होता रहता है, काफी एज तक होता रहता है, मगर फीमेल के केस में ओवम फॉर्मेशन जो होती है ये 45 के बाद कम होना शुरू होती है, 50s के बाद काफी कम हो जाती है, और यूजुअली 55 तक आते आते ओवम फॉर्मेशन लगभग खत्म हो जाता है। बहुत बायोलॉजिकल एरर्स हो सकती हैं, कुछ किसी एक आध केसेस में एक्सेप्शनल कोई वेरिएशन होगी कि फर्क पड़ जाए, वैसे हम लोग मानते हैं 48 to 52 का एज ग्रुप जो होता है दैट इज द फेज आफ्टर दैट द फीमेल इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओवम।
तो वो जो स्पैन होता है जिसके बाद की स्टेज को हम लोग मेनोपॉज स्टेज कहते हैं, तो मेनोपॉज स्टेज आने की जो स्टेज होती है दैट इज द सेंसिटिव स्टेज। ऐसे एनिमल्स में भी होता है, ऐसे ही प्लांट भी कुछ ऐसे होते हैं जब उनकी काफी एज हो जाती है तो उनमें भी ब्रीडिंग बंद हो जाती है, तो उसके बाद में करना पड़ता है पुरानी ब्रांचेस को काट के निकाल देते हैं, फिर नई ब्रांचेस निकलती हैं, नए ब्रांचेस में फिर नए तरह से फ्लावर बनना शुरू होते हैं, तो उनकी सेंसिटिव स्टेज जो होती है ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो पूरी की स्टेज डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, दैट इज द जिम्नाल स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड द सेंसिटिव स्टेज। इसके बाद अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें होता क्या है कि मेल इंडिविजुअल है, फीमेल इंडिविजुअल है। मेल इंडिविजुअल में रिडक्शन डिवीजन हुआ, उससे क्या बने, मेल गैमीट बने। जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो 2x से नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट करके कितना रह गया, x। यहाँ पर फीमेल में भी सेम प्रोसेस हुई, यानी ओवरी में रिडक्शन डिवीजन हुआ और जो गैमीट बना, जो ओवम बना, उसमें x नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, स्पर्म जो बना उसमें x नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। प्लांट है तो पॉलन ग्रेन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ओव्यूल होगा, तो इसलिए प्लांट के केस में यहाँ हम पॉलन ग्रेन और ओव्यूल कहेंगे, एनिमल में स्पर्म और ओवम कहेंगे। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों गैमेट्स में जब फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन की प्रोसेस या सिंगैमी की प्रोसेस हुई, यानी दोनों तरह के गैमेट्स, दोनों न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, तो स्टेज जो बनी दैट इज द जाइगोट। जब फ्यूजन हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, x यहाँ था, x यहाँ था, दोनों x फ्यूज हुए तो फिर 2x हो गया, यानी पहले 2x था उसको घटा के हमने x किया, x वाले फिर फ्यूजन के बाद फिर 2x हो गए, तो जो जाइगोट बनता है ये 2x बनता है। मगर एक डिफरेंस क्या हो गया इस जाइगोट में कि यहाँ पर यहाँ के कैरेक्टर भी मौजूद है और यहाँ पे कैरेक्टर मौजूद है। इन दोनों मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर हैं हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर मौजूद हैं, ये हमारे पेरेंट्स से हमको मिले, हमारी मदर हमारे फादर से हमको मिले। तो हमारी मदर से जो कैरेक्टर मिले थे वो एक कैरेक्टर है जो कि ओम के साथ है, हमारे फादर से जो कैरेक्टर मिले हमको वो जो स्पर्म के साथ है। तो इस तरह से स्पर्म और ओम के साथ जो कैरेक्टर्स आए उनसे जो जाइगोट बना, ये जाइगोट जब डेवलप करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी होती है सारे ऑर्गेनिज्म, जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहां जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर एम्ब्रियोजेनी होगी ताकि एम्ब्रियो बन सके। तो वो एम्ब्रियो बनता है, वो चाहे प्लांट का एम्ब्रियो हो चाहे एनिमल का एम्ब्रियो हो, दोनों केसेस में एम्ब्रियो बनेगा। ये एम्ब्रियो जो बनते हैं ये अब डेवलप करते हैं, तो अगर प्लांट किंगडम है तो प्लांट किंगडम में इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो से सीड डेवलप होगा, और ये सीड बाद में क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, फिर नया प्लांट बनाएगा। तो इस तरह से प्लांट किंगडम के केस में एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो जो है डेवलप करके सीड बना लेगा। और एनिमल किंगडम में क्या होता है कि जो एनिमल किंगडम्स होते हैं इनमें एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है, इसके बाद इसमें जो प्रोजेनी बनती है वो तीन तरह से लेआउट होती है। या तो इंडिविजुअल्स ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। अंडे देने वाले उसमें इंडिविजुअल्स में क्या होता है, लाइक वी कैन टॉक अबाउट द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। रेप्टाइल और बर्ड के केस में जो एम्ब्रियो होता है वो एग के अंदर होता है और इसमें अभी मैच्योरेशन नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये अंडा जब बॉडी से बाहर आ जाता है उसके बाद उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करके इसको ग्रोथ होने दी जाती है, और ग्रोथ होने पर जब अंडा हैच करता है तो उसके अंदर से एम्ब्रियो निकलता है। तो ये जो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं ये ओविपेरस कहलाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कि बच्चे देते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मैमल के केस में बात करें, आदमी हो या जानवर हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, घोड़े हो, इन सब के केस में क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूथीनियस प्रेजेंटेड एनिमल्स जो होते हैं इनके केस में बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जाहिर है कि बच्चा जो होता है उसमें फर्दर ग्रोथ तो होनी है, डेवलपमेंट भी कुछ होगा, मगर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस थी वो पूरी हो चुकी है। एग के अंदर वो प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी। तो एक कंडीशन हुई ओविपेरस, दूसरी कंडीशन हुई विविपेरस, जिसमें कि वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है वो पैदा होता है। बच्चा जो होता है वो पूरी तौर से लगभग मॉर्फोलॉजिकली जितने भी स्ट्रक्चर एसेंशियल बनने थे सब बन चुके हैं। एक कंडीशन और होती है इन बिटवीन, यानी ओविपेरस और विविपेरस के बीच की कंडीशन होती है जो कि पाई जाती है। जो ओविपेरस हम लोग अगर मैमल्स के रेफरेंस में बात करें तो जो एग-लेइंग मैमल्स हैं, एकेडना और ट्रैकिग्लॉसस, उनमें ओविपेरस कंडीशन होती है। हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करें, हम मैमल पे भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बर्ड्स और रेप्टाइल में तो अंडे दिए ही जाते हैं, पर जो कॉम्पिटेटिव अगर देखना हो तो एक ग्रुप मैमल्स का ऐसा है जिसमें तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं। ओविपेरस कंडीशन भी होती है, विविपेरस कंडीशन भी होता है, और एक इन बिटवीन कंडीशन होती है जो कि मेटाथीलियंस में होती है। मेटाथीलियंस मींस द मार्सुपियल्स, द कंगारूज। कंगारू वगैरह में क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं दे आर सो अनडेवलप्ड दैट दे कांट सर्वाइव अ इंडिपेंडेंट लाइफ। इसलिए क्या होता है
कि जो कंगारू के बच्चे पैदा होते हैं ये अविकसित भ्रूण होते हैं, अनडेवलप्ड एम्ब्रियो होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एम्ब्रियो तो है, एग से एक स्टेज एडवांस हो गए, यानी एग शेल हट गया, ऊपर का जो कवर था वो हट गया, मगर जो बच्चे पैदा हुए वो अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए। तो उस केस में होता है कि उन बच्चों को जो मार्शुपियल एनिमल्स होते हैं, कंगारूज टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, ये अपने ब्रूड पाउच में रख लेते हैं। उनके बॉडी में एब्डोमेन के रीजन में एक पाउच होता है, उसमें इंडिविजुअल्स को रख दिया जाता है अनडेवलप्ड एम्ब्रियो को, और वो वहां तब तक रहते हैं जब तक कि उनमें ग्रोथ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। और जब ग्रोथ प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, व्हेन दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग द इंडिपेंडेंट लाइफ, दे जस्ट कम आउट फ्रॉम द ब्रूड पाउच एंड दे लिव द इंडिपेंडेंट लाइफ। मगर चूंकि इस केस में क्या हुआ कि जो बच्चे पैदा हुए थे वो ना तो अंडे थे, ना ही पूरी तरह से डेवलप्ड एम्ब्रियो थे, वो इन बिटवीन कंडीशन में है, इसलिए इन बिटवीन कंडीशन को हमने कहा ओवोविविपेरस। तो ओविविपेरस कंडीशन जो है, दैट इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स और द टाइप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेनी वेयर द एम्ब्रियोज आर क्वाइट अनडेवलप्ड। इसके बाद की बात जो है, यानी यहाँ पर तीन बातें हुई एनिमल में, एनिमल किंगडम में या तो एनिमल्स ओविपेरस होते हैं या ओवोविविपेरस होते हैं या फिर विविपेरस होते हैं। इनमें से मैमल्स के केस में बड़ा अच्छा यह है कि तीनों तरह के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। प्रोटोथीरिया के केस में, एडलिंग मैमल्स के केस में ओविपेरस कंडीशन, मेटाथीरिया के केस में यानी कंगारू वगैरह के केस में ओविपेरस कंडीशन, और उसके बाद प्लेसेंटेट एनिमल्स में जिनमें प्लेसेंटा होते हैं, जो यूथिलिक मेंबर्स होते हैं, उनके केस में विविपेरस कंडीशन मिलती है। इसके बाद की जो स्टेज है ये हम लोग डिटेल में तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आप खाली बताते हैं। ये होते हैं इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।